हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एसी सर्किट एंड पॉलीफेज सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल्स लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसका वो दिया है प्रतिवर्ती धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? तो वह विद्युत धारा जिसका मान प्रवाह की दिशा के एक निश्चित दर पर परिवर्तित होता रहता है, यानी जिसका मान हर समय हर सेकंड परिवर्तित होते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा यानी एसी सर्किट या एसी कहते हैं। हमारे देश में जो एसी उत्पन्न होती है, यानी हमारे घरों में, पूरे भारत में जो एसी उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ये एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, और ये इसकी एसआई यूनिट है। आवृत्ति का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। आवृत्ति बराबर होता है 1/में आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल यानी समय। अब ये 50 कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट की जो मात्रा होती है परिवर्तित होने के, वो 1 सेकेंड में 50 बार परिवर्तित होती है। 1 सेकेंड में 50 बार परिवर्तित हो जाती है। ये नीचे एक ग्राफ द्वारा समझाया गया है कि पहले ये जो एसी होती है वो पॉजिटिव चलती है, फिर निगेटिव चलती है, फिर पॉजिटिव चलती है, फिर निगेटिव चलती है। ऐसे ऐसे एसी चलती जाती है और एसी का सिंबल भी कुछ इसी तरीके से होता है। चलिए, ये तो बात हुई एसी की। और हमारे यहाँ एक और करंट को हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डीसी आमतौर पे आप डीसी से समझिएगा कि जो बैटरी सेल, विद्युत बैटरी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें डीसी धारा प्रवाहित होती है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी का मान होता है वो 0 होता है। इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। जिसका मान, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा नियत रहती है उसे डीसी कहते हैं। यानी वैसी विद्युत धारा जिसका मान प्रतिवर्ती ही ना हो, मतलब कोई प्रतिवर्ती ही नहीं होता है, जो मान है वही मान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एसी में कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में 230 वोल्ट आता है, कभी 220 वोल्ट आता है, कभी 300 तक चला जाता है कुछ फॉल्ट की वजह से। लेकिन जब डीसी का आप उपयोग कीजिएगा तो डीसी आपको अगर 12 वोल्ट के लिए आपकी बैटरी है तो वह 12 वोल्ट ही देगी, कम या बेसी नहीं करेगी। यानी उसका मान और उसकी प्रवाह की दिशा एकदम नियत रहेगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट दिया है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। चलिए, प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रतिवर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी एसी करंट में, चूँकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसीलिए डीसी में ये फ्रीक्वेंसी का मान नहीं होता है। सिर्फ एसी यानी प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मान होता है। क्या बोला है कि 1 सेकंड में जो एसी करंट होती है वो कितनी बार फ्लक्चुएट यानी ऊपर नीचे होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? इसे हम लोग एफ से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? किससे दर्शाते हैं? इसे हम लोग एफ से दर्शाते हैं। और F इज इक्वल टू 1/T, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। F इज इक्वल टू 1/T, जहाँ पे T क्या है? T समय अंतराल, यानी कितने समय में वो कितने अंतर चली गई है। अब आप लोग यहाँ पे एक शब्द देखिएगा, एक दिया है श्रृंग और एक दिया है गर्त। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये दो किनारों के बीच की दूरी को हम लोग श्रृंग बोलते हैं और इन दो किनारों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम लोग गर्त बोलते हैं। ये इसके पीक वैल्यू और इसके पीक वैल्यू, ये इसके पीक वैल्यू और इसके पीक वैल्यू का अंतर को हम लोग श्रृंग बोलते हैं, और इसके पीक वैल्यू और इसके पीक वैल्यू के मान को जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग गर्त बोलते हैं। चलिए, इसका एक और फार्मूला है, इसे हम लोग लेमडा बराबर ओमेगा बराबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। जो सिंबल है किस चीज़ का है? ओमेगा का है। ओमेगा बराबर 2πf होता है। ये किसी गोलीय पृष्ठ के लिए होता है। ओमेगा बराबर 2πf। यहाँ फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा में 2π। अब आवृत्ति की इकाई क्या होती है? साइकिल पर सेकेंड, यानी कितनी साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है। तो भारत की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरे करता है। ठीक है। आपको अगर किसी मोटर के अंदर निकालनी होगी तो आप ये वाला फार्मूले का यूज करके बना सकते हैं। जैसे कोई मोटर है हमारे पास 2 पोल की, कितने पोल की? 2 पोल की, और उसकी हमें आरपीएम मालूम है तो हम सिंपली उसको आराम से रख के बना सकते हैं। 2 पोल की मोटर की आरपीएम अगर 3000 है, ये 2 पोल हो गया और ये उसका आरपीएम हो गया, आरपीएम यानी एन। ठीक है, तो उसका मान हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो एन के यानी आरपीएम कितनी है हमारी? 3000 है। उसके बाद जो पोल है वो कितने हैं? 2 है,
और बटा में 120 कांस्टेंट का। ये घटाएंगे तो टोटली 60 बार में कट जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कटाएंगे तो ये 50, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, लगभग 50 हर्ट्ज। यानी अधिकतर 85 हर्ट्ज आती है, क्योंकि भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। चलिए, एक दिया है कि एसी का समीकरण, जो एसी होता है उसमें समीकरण जो होता है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एसी का समीकरण दिया गया है, ये इसका जनरल फॉर्म है। जो भी हम लोग एसी लिखते हैं ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ये आई मैक्सिमम वैल्यू है जो एवरेज के साथ आता है, ई आरएमएस जो करके होता है, ये आई आरएमएस है, ये साइन थीटा है, ओमेगा टी जो है ना, ओमेगा कालांतर है, दो फेजों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, कालांतर बोलते हैं। चलिए, आगे दिया है तत्कालिक मान। तत्कालिक मान किसे कहते हैं, तो किसी भी क्षण प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल उसका मान जो है वो क्या कहलाता है, तत्कालिक मान कहलाता है। किसी भी टाइम पे जो उसका मान होगा वो क्या कहलाएगा, तत्कालिक मान कहलाएगा। अप्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। शिखर मान समझने के लिए हम आपको फिगर के पास ले चलते हैं। देखिए, ये एसी का फिगर है। अब कोई पूछेगा कि इसमें अधिकतम मान कब होगा, तो आप बोलिएगा अधिकतम मान इस वाले पॉइंट पे उसका अधिकतम मान होगा। वही चीज़ बोला गया कि किसी भी समय एसी के धन में और ऋण में जो उसका अधिकतम मान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, यानी अधिकतम मान कहते हैं। चलिए, आगे दिया है वर्ग माध्य मूल्य, यानी रूट मीन स्क्वायर आरएमएस। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे आरएमएस वैल्यू ही दिखाते हैं। आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही सेकंड से ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने के सेकंड से उसमें दिशा उत्पन्न की जाती है। मीन्स आरएमएस मान हम उसे कहते हैं जिसमें हम एसी का मान अगर देंगे तो वो जितनी हीट उत्पन्न करेगा उतनी ही डीसी भी हीट उत्पन्न करेगा। उसे ही हम लोग आरएमएस मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसका जो फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसका फार्मूला है आई आरएमएस का, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो निमी के जितने भी मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किए थे उसमें इससे भी क्वेश्चंस बने थे, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिए। ई हो या आई हो उससे कोई मतलब नहीं है। आई मैक्सिमम का मान अगर दिया गया है क्वेश्चन में तो हम सिंपली 0.707 से आई मैक्स को मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, या इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए, ये चीज़ वही है जो हम आपको बताए थे कि प्राय सभी वैद्युतिक मापक यंत्र, मतलब ऐसे मापक यंत्र जो आरएमएस मान ही दर्शाते हैं, मतलब जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं वो सारे क्या करते हैं, हमारे आरएमएस मान ही दिखाते हैं। आगे दिया गया है औसत मान यानी एवरेज वैल्यू। तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत ही उसका औसत मान कहलाता है। यानी प्रतिवर्ती विद्युत धारा यानी एसी करंट में वोल्टेज जो आधा चक्र घूमता है उसके एवरेज, उसके तत्कालिक मान यानी उसके किसी भी क्षण मान को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका औसत मान कहते हैं। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये औसत मान का फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है उसमें हम लोग 0.707 यानी 1/√2। अब √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/1.414, इसे भागा करेंगे तो कितना आएगा पता है, 0.707 आएगा। तो इससे हम लोग मान निकाल लेते हैं। चलिए, आई हो या ई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप बस ये कांस्टेंट टर्म याद रखिए कि 0.637 से हम लोग आई मैक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका औसत मान आ जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम आप लोग जब निम्मी का मॉक टेस्ट सॉल्व किए होंगे उसमें भी पूछा गया था कि शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक पीक फैक्टर किसे कहते हैं। तो सिंपली आई मैक्सिमम यानी औसत मान और अधिकतम मान, ठीक है, कितना अधिकतम मान और उसका वर्ग मूल्य मान, ठीक है, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर बोलते हैं। देखिए इसमें दिया भी है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर या क्रैक्स फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा आप आई मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखिएगा। आई मैक्सिमम के फार्मूले में आगे कांस्टेंट टर्म आता है 0.707 और 0.637। जब इसको आपको भाग दीजिएगा ना
तो 1.414 यानी √2 कितना, √2 1.414 यानी या फिर √2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा मान इसका सेम आता है क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो देखिएगा तो आरएमएस में भी एक मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम में भी एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो वो दोनों कट जाते हैं और सिंपली 1.414 यानी √2 ही बच जाता है। आगे दिया हुआ है फॉर्म फैक्टर, क्या दिया है, फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर भी आप नियमित क्वेश्चन में इसको देखे होंगे जिसका मान 1.11 आ रहा था। तो ये क्या होता है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर किसे कहते थे, जब मैक्सिमम और आरएमएस का मान लेते थे तो वो होता था पीक फैक्टर, लेकिन जब हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फॉर्म फैक्टर। चलिए, यह वोल्टेज तथा धारा के लिए समान होते हैं, मतलब या तो वोल्टेज हो या धारा हो। देखिए चूँकि यहाँ पे जब आप दोनों पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर सॉल्व किए तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आया, ना ही आई आया और ना ही भी आया, यानी ये किसी भी संख्याओं के लिए चाहे कितना भी मान हो, आई मैक्सिमम का मान कितना हो, आई आरएमएस का मान कितना हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें कोई सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है ही नहीं, ये हमेशा 1.414 और उसका फॉर्म फैक्टर 1.11 ही रहेगा। चलिए आगे टेबल दिया गया है, ये वही चीज़ है जो हमने सॉल्व की है। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे दिया है इन फेज। तो जब दो प्रतिवर्ती राशि जैसे विद्युत धारा और वोल्टेज साथ साथ बढ़ती हुई और घटती हुई अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है, इन फेज राशियाँ कहलाती है। यानी उनके जो बीच का फेजांतर यानी दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देखिएगा तो एक करंट का है और एक वोल्टेज का है, दोनों एकदम सेम चल रही है। ये जो दोनों के बीच यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, दोनों का जो मान है वो बराबर है। इसका मतलब ये इन फेज है। इन फेज कहने का मतलब कि जो वोल्टेज होगी और जो करंट होगी वो दोनों सेम फेज में होंगे, उनके फेज में के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा। उनके फेज के बीच का अंतर कितना होगा, 0 होगा। और आउट फेज में उनके फेज के बीच के कुछ अंतर हो जाता है। जैसे देखिए आउट ऑफ फेज क्या होता है कि जब दो राशियाँ एक साथ या तो बढ़ती हुई या तो घटती हुई दिखती हैं तो उनके अंशों पे कुछ डिग्री का कोण बन जाता है, यानी उनके करंट और वोल्टेज के जो वेव्स चलती हैं उनमें कुछ अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो अंतर ही वो फेज कलांतर बोलते हैं उसको, ठीक है, डिफरेंस ऑफ फेज क्या बोलते हैं उसको, कलांतर बोलते हैं। अब ये कलांतर दो तरीके के होते हैं, या तो 90 डिग्री के होंगे या तो 180 डिग्री के होंगे। तो जब ये कलांतर 90 डिग्री के होते हैं तो इसे क्वाड्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्वाड्रेचर कहते हैं। लेकिन जब ये 180 डिग्री हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो इसे एंटी फेज हम लोग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जब 180 डिग्री होता है तो ये अपोजिट हो जाते हैं तो इसे हम लोग एंटी फेज बोलते हैं। लेकिन जब ये दोनों 90 डिग्री के अंतर पर रहते हैं तो इसे क्वाड्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। चलिए आगे दिया है अग्रगामी तथा पश्चगामी राशियाँ। इसमें दो तरीके की राशियाँ होती है, एक होती है लीडिंग और एक होती है लैगिंग। जब आप लोग पावर फैक्टर मीटर देखे होंगे, पीएफ मीटर, तो उसमें दो तरीके होती हैं। एक तो वो निडल जो होती है वो, ये मीटर कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पे रीडिंग रहती है 1 की, तो ये निडल इस टाइम यहाँ पे रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको कैपेसिटिव लोड में लगाते हैं तो वो लीड करने लगता है। यहाँ पे रहता है लीड, ये जो पोजीशन होती है यहाँ की वो लीड की पोजीशन होती है, और जो यहाँ की पोजीशन होती है वो क्या चीज़ की होती है, लैग की होती है। तो ये दो तरीके से काम करती है। जब रजिस्टिव पावर लगाते हैं यानी रेजिस्टेंस की जब पावर या वैल्यू लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 पे रहती है, क्योंकि रजिस्टिव पावर का पीएफ फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको कैपेसिटिव वैल्यू में लगाते हैं यानी कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटिव वैल्यू यानी कैपेसिटर लगाते हैं तो वो जो मान होता है वो लीड करने लगता है, लीड की तरफ, यानी निडल जो होती है वो इस तरीके से विक्षेपित होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम लोग इंडक्टिव लोड लगाते हैं यानी जो कॉइल से बनी चीज़ें होती हैं उनको लगाते हैं, इंडक्टिव लोड लगाते हैं, तो इसमें वो लैग करने लगती है, यानी जो करंट होती है वो वोल्टेज से थोड़ा पीछे चलने लगती है। यही चीज़ हम लोग पश्चगामी और अग्रगामी से कहते हैं, और यही चीज़ इस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अग्रगामी स्टार्ट करते हैं। वह प्रत्यवर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यवर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पे पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, लीडिंग। यानी जो पहले पहुँच रही है वो लीड कर रही है।
और वह प्रत्यवर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में शिखर मान में पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, लैगिंग। यानी वैसी राशि है जो दूसरी राशि से क्या कहती है, पीछे पहुँचती है, वो लैग करती है। जो आगे गई वो तो लीड हो गई, और जो पीछे जाती है उसे क्या कहते हैं, लैग कहते हैं। चलिए आगे दिया है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित होता है वह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। मतलब वैसे एसी सर्किट्स जिसमें हम लोग सिर्फ रेजिस्टिव लोड देते हैं, यानी सिर्फ प्रतिरोधक से बनी चीज़ों को ही परिपथ में लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इसमें ना कैपेसिटिव लोड होगा ना ही इंडक्टिव लोड होगा, सिर्फ रेजिस्टिव लोड ही होगा। अब इसमें जो वोल्टेज होती है और विद्युत धारा होती है वो इन फेज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इन फेज, यानी दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एकदम बराबर चलती हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति ही की जाती है। जैसे हम लोग डीसी में पावर निकालते हैं VI करके, वैसे ही इसमें भी निकालते हैं। और ये सबसे VVI क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अधिकतर यही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो होता है उसकी शक्ति गुणांक इकाई होती है, यानी 1 होती है। जैसा कि हमने आपको मीटर में दिखाया था कि जो रेजिस्टिव पावर होते हैं उनकी PF मीटर में क्या होता है, 1 होती है। लेकिन कैपेसिटिव लगाते हैं तो वो लीड करने लगती है, और इंडक्टिव लगाते हैं तो वो लैग करने लगती है। यही PF मीटर का भी कार्य सिद्धांत है। ये PF मीटर भी इसी तरीके से कार्य करता है। आगे दिया हुआ है इंडक्टर या चोक। अब आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में ट्यूबलाइट्स होंगी तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक इंडक्टर लगा होता है, या फिर उसको चोक बोलते हैं, चोक लगा होता है। अब ये 40 वाट, आप ये ट्यूबलाइट की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूबलाइट कितने वाट्स की है, 80 वाट्स की है या 40 वाट्स की है, उसके हिसाब से हम लोग चौक लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्रत्यवर्ती विद्युत धारा चालक के इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। मतलब कोई भी चालक हो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस तो रहता ही है। जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडक्टर या चोक कहते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो वायर है वायर में कुछ ना कुछ तो इंडक्टेंस रहता है। वायर कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम उन वायरों को किसी कोर पे या किसी चालक पे लपेट देते हैं, जैसे ये कोई कोर हो गया और इसके ऊपर हम ऐसे कर दिए, लपेट दिए, तो ये अब इंडक्टर का काम करता है। किसका काम करता है, इंडक्टर, यानी चोक की भांति ये कार्य करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। अब जो इंडक्टर है, जैसे हम लोग रजिस्टेंस पढ़े थे ना, तो रजिस्टेंस में क्या होता था, प्रतिरोध होता था। प्रतिरोध को किस में नापते थे, ओम में नापते थे। ठीक उसी तरीके से अब जो इंडक्टर्स है उसी को हम लोग इंडक्टेंस भी बोलते हैं। चलिए उसको पढ़ के देखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस था वैसे ही इंडक्टेंस भी है। एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहलाते हैं। सेम वैसे ही जैसे ओम पर रेजिस्टेंस जो है वो विरोध करता है, उसी तरीके से इंडक्टेंस भी विरोध करता है। पर किस में, ये क्वाइल्स में विरोध करता है। जो हम लोग वायर को लपेट के क्वाइल्स में परिवर्तित कर देते हैं तब। तो अब इसके जो मात्रक होती है वो एल होती है। क्या होती है, एल, यानी इंडक्टेंस को हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी। हेनरी नामक वैज्ञानिक इसकी खोज किए थे, इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, हेनरी होता है। देखिए प्रतिरोधकों की भांति इंडक्टेंस को भी समूह में करने की तुलना। अब देखिए जैसे जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो 2 तरीके से जोड़े जाते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज को हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं और पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को। सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, देखो सीरीज में हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। और ये होता है R1 और प्लस R2। ठीक उसी तरीके से इंडक्टेंस में भी होता है। इंडक्टेंस में भी हम लोग इसी तरीके से जोड़ेंगे सीरीज में, लेकिन ये भी L1 और प्लस L2 होगा। यानी जिस तरीके से रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं उसी तरीके से इंडक्टेंस का भी मान हम लोग निकालेंगे, चाहे वो सीरीज में हो या समानांतर क्रम में हो। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, जब सीरीज में हो तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे और जब समानांतर क्रम में हो तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।